नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान पुण्येंदु जी, विचित सर, सुमित सर, अंकित जी और मयंक सर, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा जो कैफ़े में हम लोग करने वाले हैं वो एक कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना 10 दिन पहले की है, लेकिन रिवील कल हुआ है कि हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा नाम के एक युवक की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआत में बताया गया कि वो गौ तस्करी के शक में उन्होंने हत्या की है। बाद में पता चला कि आपसी रंजिश है। अब पुलिस का दूसरा बयान है। पहले अंकित से शुरू करते हैं। अंकित, ये थोड़ा मामला पेचीदा है क्योंकि जब खबर आई थी कल तक तो उसमें कहा गया गौ तस्करी, उसके बाद फिर एक FIR आई तो उसमें पता चला कि पिता ने जो नाम दिए वो अलग हैं। फिर पुलिस ने कहा कि अभी जांच चल रही है, आपसी रंजिश का मामला है। फिर जो पकड़ाए हैं वो गौ तस्कर पहले से ही हैं, उनका नाम उसी मामले में वो लोग पहले भी जेल में गए हैं। तो आ रहा है कि भाई ये गौ तस्करी का ही मामला है। थोड़ा पेचीदा अगर आप बताएं। गौरक्षक हैं वो जो पकड़े गौ रक्षक है, हाँ। तो ये जो अभी तक कम से कम जो जानकारी है वो समझ में आया है, ये जो 19 वर्षीय बच्चा है था आर्यन, ये अपने कुछ मित्रों के साथ पिछले महीने 23 तारीख को 5 उसके दोस्त थे, उनके साथ एक कार जिस डस्टर गाड़ी थी उसके अंदर बाहर निकला हुआ था। और उसके बाद उसके पिता को 3:30 बजे के आसपास खबर आती है कि उससे गोली लग गई है और उसकी मौत हो गई है रात को 3:30। तो उसके बाद जब थोड़ी इनिशियली जो रिपोर्ट्स आई उसमें ये बताया गया कि देखिए जो कन्फ्यूजन वहाँ से शुरू हुआ कि फादर ने जो शुरुआत में FIR भी लिखवाई उसमें उन्होंने गौ तस्करी या इस तरह का कोई बात की जिक्र नहीं किया था। कहा यह जा रहा था कि उनमें से उसके साथ एक लड़का था जिसकी किसी के साथ एक आपसी रंजिश थी और इसी वजह से उस रंजिश के कारण में ये मारा गया। लेकिन जो इनिशियल पुलिस की जो रिपोर्ट या जो वहाँ पर लोकल जो बयान आया उसमें ये बताया गया कि ये जो ग्रुप है लाइव नेशन करके शायद एक ग्रुप है, जहाँ तक मेरा नाम मुझे नाम याद है, जिसमें अमित कौशिक नाम के एक व्यक्ति हैं जो मुख्य आरोपी अब हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि गोली चलाई। उनका ग्रुप एक रजिस्टर्ड गौरक्षक ग्रुप है, वो सपोर्ट करते हैं इसको। और उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि 2 व्हीकल में यानी कि 2 गाड़ियों में, जिसमें एक डस्टर गाड़ी का भी जिक्र था, उसमें आज रात को वहां पर इस तरीके से गौ तस्करी हो रही है या मांस ले जाया जा रहा है, जिसको इन्होंने समझा कि ये वही डस्टर गाड़ी है। और उसको चेज करने के बाद करीब बताया जा रहा है 25 किलोमीटर तक उन्होंने चेज किया, फिर मारपीट हुई और उसके बाद उसी जो गोली चली उसके बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। कुल मिला के इस घटना के बाद शुरुआत में जो बात आई वो तो गौ तस्करी की थी, फिर पुलिस ने कहा कि आपसी रंजिश का मामला है, जांच इस पर अभी चल रही है। फादर ने FIR में गौ तस्करी नहीं कही, लेकिन बाद में जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग थे इन्होंने उस मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, इस व्यक्ति ने खुद कबूला है मुझे फोन करके कि मुझसे गलती से आपके बेटे को गोली लग गई। तो ये मोटा मोटा पूरा मामला है। लेकिन इसके ऊपर जैसे हम लोग जो चर्चा भी कर रहे थे कि आउटरीच जो है, अक्सर जब इस तरह के मामले होते हैं, हरियाणा में पहला मामला नहीं है। पहलू खान से शुरू अगर करें तो बहुत सारे ऐसे मामले हरियाणा में पहले भी आ चुके हैं। उसमें जो आउटरीच हम देखते थे या गुस्सा जो हम देखते थे वो राइट विंग और लेफ्ट विंग में बटा हुआ गुस्सा होता था। कुछ लोग समर्थन में आ जाते थे कि देखिए गौ तस्कर हैं, उन्होंने ऐसा करा और ये लगातार बेलगाम चल रहा है, इस वजह से ठीक हुआ जो भी कुछ हुआ। कुछ लोग इसके विरोध में आते थे कि देखिए माइनॉरिटी को होता था, इसमें धर्म नहीं है कि हाँ, दोनों कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, उस नाम पर इस पर काफी चर्चा होती थी। इस बार जो गुस्सा है वो सब जगह से, क्योंकि जो मारा गया लड़का है उसका धर्म जो है उसकी वजह से भी, क्योंकि वो आर्यन खान नहीं है, अगर होता तो शायद एक अलग तरह की आउटरीच इसमें होती। और जिस तरीके से वो मारा गया, कानून को अपने हाथ में लेने की जो बात बार बार कहते रहे थे, वो शायद किसी भी धर्म के कोई लोग हों जो विक्टिम उसमें होते हैं, उसको लेकर राइट विंग और लेफ्ट विंग में कम से कम एक सहमति ये है कि देखिए बहुत गलत हुआ। और इस तरीके से कुछ लोग जो गौरक्षक के नाम पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके बारे में कई बात कह चुके हैं, जब बीच में बहुत सारा एक बार माहौल चला था, उसमें जो उन्होंने शायद एक बड़े भाषण में कहा था कि लोग कभी भी इस तरह के लोग नहीं हो सकते, अपने आप को गौरक्षक नहीं कह सकते, वो हिंदू नहीं हो सकते, उन्होंने काफी कड़े शब्दों में बातें कही थी। उसके बाद भी हरियाणा जैसे राज्य में घटनाएं क्योंकि सामने आती हैं, तो एक बड़ा सवाल हरियाणा सरकार पर और कानून व्यवस्था और पुलिस के ऊपर जरूर उठता है कि आपने क्या बाय लॉ गौ तस्करी जो है या गाय को मारना काटना जो है वो हमारे देश में अलाउड नहीं है। लेकिन ये काम पुलिस का है, तो क्या आपने आउटसोर्स कर दिया है अपना काम? अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर लोग इतने, ये तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, लेकिन आप सोच के देखिए 25 किलोमीटर तक किसी गाड़ी को चेस किया जाए, लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, मारपीट के बाद उनमें से एक को गोली भी मार दी जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा ना कि आप बच जाएंगे, कोई ना कोई आपका समर्थन कर देगा। ये जो है ये एक बड़ी चिंता वाली बात है। इनफैक्ट जो बात अंकित कह रहे हैं ना अश्विनी, इसमें बात वहीं आती है कि पुलिस का काम क्या है।
अगर पुलिस का काम आम नागरिक करने लगे, मतलब यहाँ अगर झगड़ा हो जाए और एक आदमी आके दूसरे आदमी को गोली मार दे और ये कहे कि वो झगड़ा कर रहा था, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं इस देश के अंदर। तो कलकत्ता में क्या हुआ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। उस बच्ची के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब गलत काम हुआ, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, तो उसमें पता लगा उस संजय रॉय व्यक्ति के साथ जो है वो पुलिस वाले शामिल थे। पुलिस वालों से पूछताछ हुई, पुलिस के खिलाफ कैंपेन चढ़ा, पुलिस के खिलाफ पूरा माहौल बना। ऐसे में हरियाणा पुलिस के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ हरियाणा पुलिस और खासकर फरीदाबाद पुलिस, जिसके इलाके का ये पूरा मामला है, वहाँ पे चुनाव भी है, चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बीच में ये मामला हो रहा है। तो मैं पहली बात तो ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए ये क्यों हो रहा है, इस पर लगाम कैसे लग सकती है। और दूसरी बड़ी बात, जो बात अंकित कह के चले गए, कि हरियाणा में तो ये आम किस्सा है, इस पूरी बेल्ट में दिल्ली से लगा हुआ जो इलाका है ये, हाँ, इसमें तो ऐसे गौ रक्षक दल के नाम पे बहुत से लोग घूमते हैं। इनके सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं जहाँ पर ये कहते हैं कि हमको बताइए कहाँ ऐसा काम हो रहा है, हम आपके बताएंगे। और इनकी तस्वीरें हैं हथियारों के साथ, इनके ये जाते हैं हथियारों के साथ वगैरह, छुड़ाते हैं, लाते हैं। और कई घटनाएं घट चुकी हैं, पहलू खान का नाम लिया उन्होंने, कई घटनाएं घट चुकी हैं हाल फिलहाल के दिनों में, जब कानून अपने हाथ में लेके कथित तौर पर कोई आदमी अगर जानवर लेके जा रहा है गैर कानूनी या कानूनी, कैसे भी तरीके से उनको रोका गया, उनको मारा पीटा गया। मारने पीटने का अधिकार किसी को नहीं है सिवाय पुलिस के। पुलिस पकड़ेगी और पुलिस भी नहीं मार सकती है, पुलिस भी नहीं मार सकती है कस्टडी में, पुलिस भी नहीं मार सकती। वो जो 3rd डिग्री टॉर्चर की बात की जाती है, वो सब भी गैर कानूनी काम है। पर मैं कह रहा हूँ कि कानून हाथ में लेने का काम किसी का नहीं है, कानून अपना काम खुद करेगा। देश में पुलिस है, देश में संविधान है, देश में अदालतें हैं, आप जाइए ना उनके पास, आप साबित करिए अपने मामले को। अगर आप नहीं साबित करने के लायक समझते हैं, और ये हरियाणा की सरकार को, चाहे पहले खट्टर साहब की सरकार रही या अब नायब सिंह सैनी की सरकार है, इनसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये कानून हाथ में लेने का आपने काम कैसे छोड़ दिया। और अगर आप नहीं संभाल सकते हैं और आपको ये मतलब एक चीज़ और हमको इस पर सोचना चाहिए मयंक जी, ये मतलब ये जो भी गौ रक्षक दल जो हैं, जो बचाने का काम कर रहे हैं, ये कब से एक्टिव है, आयो ना, ये कब से एक्टिव है? और ये क्या इन्हीं 5-10 सालों में निकल के आए हैं हरियाणा में, जब से बीजेपी की सरकारें आई हैं? क्या उसके पहले नहीं हुआ करते थे? और ये क्यों कानून हाथ में लेते हैं, क्यों अपने आप को सुप्रीम समझने लगे? एग्जैक्टली मनी सर, आपसे सवाल पूछना था कि मोनू मानेसर इस मामले में एक बहुत फेमस आदमी है, जो जिसके ऊपर नए कितने केसेस हैं इस सब को लेकर, और उसकी जो वायरल वीडियो जो आपने जिक्र किया, उसका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे पेज है जिसमें वो बाकायदा लिखता है कि, और गोली चलाते हुए उसकी फुटेज है, अगर कोई लीगल तौर पे भी पशु लेके जा रहा है तो उस पर भी वो गोली मारते हैं, चलाते हैं, और चलती ट्रक को गोली मारते, ड्राइवर गोली मारते, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई। लेकिन हरियाणा में तमाम घटनाओं के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या सरकार लगाम नहीं लगा रही, इसलिए भी ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं? मेरे हिसाब से हम लोग एक शब्द जो है, एक फ्रेज बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते आए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स। सब इलाके में होते हैं, मेरे इलाके में हैं, आपके इलाके में होंगे, सब जगह होंगे, और सदियों से आ रहे हैं वो लोग। उनको लेजिटिमेसी नहीं थी, अब सरकार की तरफ से हो रहा है, या वाइडर पब्लिक के परसेप्शन में उनको लेजिटिमेसी मिल रही है। ये बहुत खतरनाक है। इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स पूरे देश में हैं। हरियाणा में हो सकता है कि किसी खास कॉज से ज़्यादा जुड़े हुए हों। इस तरह के ठग्स, इस तरह के तथाकथित एक्टिविस्ट जो दूसरे देश में नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं, और हम लोग बहुत कंडेम भी करते हैं, इनको लेजिटिमेसी मिलना वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और वो अपने काम पे गर्व करने लगे हैं। एग्जैक्टली। तो और उनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको बढ़ा रहे हैं, उनको अपने मामले में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है। एक इस तरह का पूरा जैसे सर जो कह रहे हैं एक्सेप्टेबिलिटी, ट्रेन के अंदर आप, मुझे शक है कि आपके पास कुछ भी है, कॉन्ट्राबैंड है, आपके पास गौ मांस है, कुछ भी है, मेरा क्या काम है नागरिक होते हुए? अगर मुझे शक है तो मैं पुलिस के पास जाऊं, मैं उन्हें बता दूं कि भाई इनको जरा तलाश लीजिए। नहीं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि आपने पकड़ा कि भाई कोई आदमी गौ तस्कर लेके जा रहा है, मांस है या जिंदा उसके पास पशुधन है, आपने पकड़ा, उन लोगों को लाके पुलिस के हवाले कर दिया कि भाई ये लेके जा रहे थे, ये पूरा वीडियो हमारे पास शूट है। मारना, कानून हाथ में लेना, थप्पड़ मारना, फिर गोली मार देना, जान ले लेना, ये कहाँ से अलाउड है भाई? और दूसरा एक जो सुमित जी कह रहे हैं, बिल्कुल आपका काम यही है, एज अ सिटीजन आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन ये हक देता है कि हर जाता हुआ ट्रक आपको पेपर दिखा के जाए कि उसके पास लेजिटिमेट परमिट है या नहीं है? कौन? आप आरटीओ हैं, आप पुलिस हैं,
आपको कौन हक देता है? ट्रेन के अंदर महाराष्ट्र में यही हुआ। एग्जैक्टली उसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं कि आप पीट रहे हैं, गर्व से पीट रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है जो आपको देखेगा ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना अपनी बिगेटरी को अपनी स्लीव पर पहन के चलना, ये जो एक नया ट्रेंड जिस तरह का हो गया है, ये परेशानी पूर्वक है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती। ऐसी कार्रवाई नहीं होती कि दूसरा गौरक्षक दो बार सोचे कि क्यों अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन सब चक्करों में पड़ना है, क्योंकि अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसी कारण जैसे मैंने शुरुआत इसी बात से करी, क्या अगर ये आर्यन खान होता तो इस पर इस तरह की आउटरीच होती, इस तरह का गुस्सा निकलता और हर तरह से ये गुस्सा निकलता कि देखो ये तो गलत हो रहा है। क्या हर आदमी ये बात, हम लोग इतने बायस अपने व्यूज में हो चुके हैं कि आप ये भी हर चीज में ढूंढ लेते हैं कि इसका धर्म ऐसा है तो यही ऐसा ही होगा। एक जो परसेप्शन आपका है, जो प्री कंसीव नोशन आपका है, उसी से इन लोगों को लेजिटिमेसी मिलती है कि हम ये कर देंगे तो बच के निकल जाएंगे। एक सवाल जहन में आ रहा है, प्लीज आंसर करो। जब उसके फादर के पास फोन आया, आर्यन के फादर के पास, और उस व्यक्ति ने फोन करके स्वीकारा कि गोली मैंने मारी, और वो रोते यही कहा ना, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा उनका कहना था, तो उन्होंने फिर एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिखाया था उसका? एफआईआर पहले हो चुकी थी। पहले की बात एफआईआर के बाद फिर चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उसके बाद मुझे नहीं पता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में अभी तक वो कहाँ तक मामला पहुंचा है, वो इन्वेस्टिगेट किस आधार पे कर रहे हैं। लेकिन जैसे उसके फादर ने जो कहा कि उस बंदे ने खुद फोन करके कबूला है कि भाई मुझसे गोली लग गई और हमें इस गलती में हमसे गोली लग गई, ऐसा उन्होंने कहा है। एक चीज इससे जो अगर पिता की बात सही है तो इससे ये ध्वनि निकलती है कि वही धर्म वाली बात, कि धर्म के कारण उसकी ग्लानि या गिल्टी जो है ज्यादा बढ़ गई। एक चीज। दूसरी चीज की जो मयंक जी ने कहा नॉन स्टेट एक्टर, वो नॉन स्टेट एक्टर को इसलिए इतना ज़्यादा उनका मन बढ़ जाता है या उनको हिम्मत मिलती है कि स्टेट एक्टर्स उनके पीछे खड़े हैं। वो और ये किस तरह खड़े हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि देखा जाए तो मलाइन हो रही है इमेज खुद प्रधानमंत्री की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही महिलाओं के मामले में एक बात की थी कि बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है या महिलाओं के साथ हो रहा है उसमें पुलिस को कार्रवाई, इसमें अगर फैसला होता है उनके खिलाफ उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री जी के या सरकार के स्तर पर तो ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी के स्तर पर कैसे खतरनाक काम हो जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बच्ची एक युवती के साथ 3 लोगों ने जो बीजेपी से संबद्ध थे उन्होंने बलात्कार किया था। 2 महीने के बाद वो आईटी सेल के थे, 2 महीने बाद वो पकड़े गए थे। उनमें से 2 अभी जमानत पर छूटे। उनके परिजन वो हो सकता है गाजे बाजे से स्वागत करें, लेकिन बनारस के एक विधायक ने बाकायदा उनका सम्मान किया। उसी तरह से 2 साल पहले जब बिल्किस बानो को उसी दिन छोड़ दिया गया जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि मैं दिल की बात आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। तो मुझे लगता है कि जितने उच्च भावना के साथ प्रधानमंत्री अपनी बात कहते हैं उनको डिमीन उन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं, चाहे वो महिला के साथ मामला हो या गो हत्या का मामला हो या गो तस्करी को रोकने का मामला हो। तो गो तस्करी वाला जो सारा विवाद चल रहा है वो हम लोगों को तब तक समाज के रूप में कर रहे हैं तब तक अच्छा लग रहा था जब तक वो हिंदू और मुसलमान होता था। तो हमें लगता था कि एक हिंदू के रूप में गाय हमारी माता है तो हम उसकी रक्षा में लगे हुए हैं, मुसलमान उसे ये करते हैं। अब हिंदू भी इस चपेट में आ गया तो दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत उसी तरह से है जैसे बुलडोजर जब किसी मुसलमान के घर पे चलता है तो उस समय न्याय हुआ अन्याय हुआ, कोर्ट से वो दोषी हुआ या निर्दोष है, हम इस पर जाते ही नहीं है। हम का मतलब जो हमारा समाज है। लेकिन जब दूसरों पर चलने लगा, जब हिंदू भी उसके चपेट में आने लगे, तब जाकर के कुछ तिलमिलाहट पैदा हुई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कल ही कहना पड़ा कि ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत गड़बड़ है। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है और हमारे सत्ता में बैठे जो शीर्ष के लोग हैं वो भी कहते हैं, लेकिन नीचे वाले नहीं करते हैं।
तो ये दोहरी व्यवस्था समझ में नहीं सर आती। लेकिन इसका एक मतलब जो बात है, ठीक है आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है, पर अगर वो आप उसे मैसेज को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं ना, कि या तो आप कमज़ोर हैं, आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने मैसेज को, भाई आप देश के सबसे बड़े नेता हैं, आप जिस बात को कहें आपकी पार्टी हर बात को आपकी मानती है, अगर वो उसके बाद भी नहीं मान रही इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें दो बातें हैं, या तो आप उसको इतना सीरियसली कह नहीं रहे अपने लोगों को, या फिर आपके लोग उस बात को मान नहीं रहे, क्योंकि आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे। अगर प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कह दें कि अगर हरियाणा में इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो उसके लिए जवाब देंगे, आपको लगता है कि हरियाणा जैसे या किसी भी राज्य में इतनी हिम्मत होगी किसी मुख्यमंत्री में उसके राज्य में ऐसी घटना हो जाए? बिल्कुल नहीं, एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बात जान जाइए, अगर स्टेट जो चाहती है वो कर लेती है। स्टेट जब तक ये चाहता है, चाहे सेंटर हो या स्टेट, कोई भी राज्य हो, स्टेट का मतलब राज्य, तो कि वीरप्पन को नहीं पकड़ना है तब तक वीरप्पन नहीं मिलता था। जिस दिन राज्य ने चाह लिया कि नहीं वीरप्पन को पकड़ा है, उस रात अचानक वीरप्पन मार दिया गया। तो राज्य तो जब चाहता है वो कर ही लेता है। तो कुल मिला के पॉलिटिकल विल पे मामला आ जाता तो है ना। पॉलिटिकल विल पे मामला आ जाता है, लेकिन अब हमें लगता है कि अब ये होगा, क्योंकि अब बात दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने तक तो ठीक था, अब अपने घर पे पत्थर गिरने पर लगे। इस पे सुमित जी एक बड़ी कमाल की बात है, हम बीजेपी पर इस वक्त की बात करें, चर्चा की, बीजेपी की राज्य सरकार है हरियाणा में भी केंद्र में भी, कमाल की बात देखिए, कांग्रेस जो वैसे बीजेपी को पानी पी के गालियां देती है, इस पर आपने किसी कांग्रेस के बड़े नेता का बयान सुना? नहीं सुना होगा। दीपेंद्र हुड्डा या जो अभी कांग्रेस के नेतृत्व है जो बात इस पे कर रहा, कोई इस पर बहुत बड़ा कड़ाई से बयान नहीं दे रहा। चुनाव है, वही तो इसीलिए नहीं दे रहा ना कि उसकी वजह है 80-20 का मामला है। एग्जैक्टली उसी 80 की लड़ाई हो रही है। उसकी वजह ये भी है, चिंता नहीं, 80 में से देखिए कांग्रेस और बीजेपी में पहले कहा जाता था, ये अरुण शौरी का एक बड़ा चर्चित बयान था कि कांग्रेस बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस प्लस काऊ, लेकिन वो अरुण शौरी ने गलत कहा था। बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस, एक के साथ काऊ है और एक के साथ काऊ टेम्पल या कुछ भी जोड़ घटाव कर लीजिए आप अपने हिसाब से, वो मैथ का सवाल। कांग्रेस फादर की बाइट को नहीं मैं कह रहा हूँ ट्वीट बिल्कुल किया है आप, लेकिन जो एक पुरजोर मुखर आप देखते हैं, आपने सुना कितना कि इसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चा हुई हो, कुछ कहा गया हो, जिस तरीके से राहुल गांधी का ट्वीट आया जब महाराष्ट्र के अंदर जो घटना हुई थी उस पर राहुल गांधी का ट्वीट आया, इस पर भी क्या बात हुई? नहीं हुई, क्योंकि आप इस बार कांग्रेस को उम्मीद है हरियाणा जीतने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो 1% चांस भी बने कि उनके खिलाफ कुछ नेगेटिविटी हो। तो मैं यही कह रहा हूँ, कुल मिलाकर बीजेपी पर क्योंकि सरकार है उन पर 50 सवाल उठने चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल क्लास की विल का सवाल है ये। अगर पॉलिटिकल क्लास, जैसे विजय मणि जी कह रहे थे कि अगर एक बार चाहें तो ऐसा हो सकता है क्या कि इस तरह की घटनाएं हो जाएं? क्या उस गुड़गांव फरीदाबाद जहाँ पे घटना हुई, पलवल के जो फरीदाबाद पलवल का इलाका है, वहाँ पे डीएम को, एसपी को नहीं पता कि ये लोग जो जिस तरह कैरेक्टर हैं, मोनू मानेसर का हर दूसरे दिन जब तक वो कंट्रोवर्सी में नहीं आया और फोटो उसके नहीं चलने लगे, हर दिन वो कहीं अब किसी बड़े पुलिस अधिकारी के साथ उसकी फोटो खिंचाता हुआ दिखाई पड़ रहा था, डीएम के साथ हर थाने में वो एक गाय का एक फोटो देता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ये लोग ऐसे नहीं है कि ये लोग सडनली अज्ञात लोग हैं जो आए और उन्होंने एक वारदात कर दी, जानते लोग हैं। तो आपने, पुलिस ने कहीं ना कहीं अपना ये जो काम है आउटसोर्स कर रखा है। नहीं अंकित, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से कांग्रेस नेता का घर तोड़ा गया, बुलडोज किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, बहुत कड़ी टिप्पणी आई। कांग्रेस के बड़े नेता उस तरह से उस मुद्दे को लेकर के मुखर नहीं थे, बल्कि बाद में तो प्रियंका गांधी ने उसमें ट्वीट भी किया और कहा जाता है कि जीतू पटवारी को उसके लिए बोला भी गया कि आपने इस मुद्दे को उस ढंग से नहीं उठाया। लेकिन ये बात मुस्लिम कम्युनिटी इस बात को लेकर चर्चा है कि जब उनका मुद्दा आता है तो पार्टियां, खासकर विपक्ष की पार्टियां, उस मुद्दे को उस ढंग से लेकर के नहीं आती। वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बीजेपी इसको पोलराइज कर लेगी और चुनावी फायदा बीजेपी को होगा। हमने ये भी देखा कि लोकसभा में इस बार मुसलमानों को टिकट देने के मामले में भी विपक्ष की पार्टियां उस ढंग से आगे नहीं थी। ठीक है, जो मुस्लिम कैंडिडेट, चूंकि परफॉर्मेंस अच्छा था यूपी से स्टेट में या कुछ राज्यों में, तो जो कम कैंडिडेट दिए लेकिन वो जीत गए, तो उनका, लेकिन आप देखिए ऑल टाइम लो है मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है। तो वो अब एक सच्चाई है और मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर ये लोग, इनके दिमाग में रहता है कि बीजेपी से हम बुना लेगी तो उससे उनको तो मान ही लिया कि हमारी तरफ आ ही रहे हैं, तो उन पे इतना ना भी बोलेंगे तो अच्छा। मुझे मेरा शो है तो मुझे जाना है। मैं जाने से पहले बस वही बात कहना चाहूँगा, जिस खत्म करूँगा जिसमें मैंने शुरू करा था। आउटरीच पे ये अगर आर्यन हिंदू ना हो के आर्यन खान होता तो इस तरह की जो चर्चा है वो नहीं होती और शायद चर्चा का आयाम भी बहुत डिफरेंट होता।
तो यही सवाल हम सबको शायद पूछने की अपने आप से भी आवश्यकता है और अपने समाज से, पुलिस से, अपने नेताओं से पूछने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा है कि ये जो गुस्सा था, हिंदुओं का जो गुस्सा अब जगह है कि भाई लड़के को मार दिया 19 साल के, अगर आर्यन खान के मामले में भी अगर इस तरीके के में जगह हुआ होता तो शायद इन घटनाओं पे बहुत पहले लगाम लगाने में सफलता मिल जाती। तो इसलिए सरनेम को देखकर, धर्म को देख करके जो आउटरीच है उससे शायद बचना पड़ेगा। नहीं मैं सर, इसी में जो अंकित ने कहा बहुत अच्छी बात है कि कुछ दिनों पहले की बात है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम को कुछ ट्रेन में महाराष्ट्र में युवक मारपीट कर रहे हैं और एक वायरल वीडियो हुआ, उस पर इतना आउटरीच नहीं हुआ। लेकिन आज सडनली जब हिंदू हुआ, जैसे सर ने कहा कि जब खुद के ऊपर, अब खुद के घर में जब आग लगी है, तब लोगों को लग रहा है कि हाँ ये तो बड़ा मामला हो गया है। हाँ, लेकिन मतलब बहुत ही खराब घटना है और किसी के साथ भी, किसी भी सरनेम का आदमी हो, कहीं का भी हो, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ये सबको पता है। क्योंकि हम लोग अभी बहुत पोलराइज टाइम में जी रहे हैं। अच्छा चीज़ ये है कि इन्होंने भी कहा कि अब रीसेट अब शुरू होगा, और शुरू भी हो गया शायद रीसेट होना। पोलराइजेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, पोलराइजेशन का बेनिफिट, पोलराइजेशन का ग्लोरिफिकेशन कम हो रहा है अब, और ये अच्छी बात है, ये सिल्वर लाइनिंग है और यही होप जगाता है कि हमारा जो रिपब्लिक है ना, कि वो रिवर्सल टुवर्ड्स मीन, अब वो प्रोसेस शुरू हुआ है, पोलराइजेशन कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और इस तरह की घटना जो है इस रिवर्सल को और तेज करेगा, ये हमको लगता है कि अच्छी बात है। और सर, अब जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, कांग्रेस ने खुलकर नहीं बोला। हमें लगता है कि कांग्रेस अगर खुलकर भी बोलेगी तो दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि आपको खुलकर बोलना चाहिए, जैसे कि बंगाल का मसला उठा, जब बंगाल का मसला उठा तो उसमें भी कांग्रेस को बोलना चाहिए था। क्योंकि अब ममता बनर्जी हैं, तो आप ममता बनर्जी को बचाने के चक्कर में आप अपने को का मतलब कि आपकी जो एक छवि बनी है आज की तारीख में, जैसे राहुल गांधी की बहुत अच्छी छवि बनी है, इतनी अच्छी छवि बनी है कि जब पार्लियामेंट में भाषण देते हैं तो उनके भाषण को सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं। इसका मतलब लोग एक विश्वास ये कर रहे हैं, लेकिन तुरंत वो विश्वास टूटने लगता है जब देखते हैं कि आप बहुत सेलेक्टिव होने लगते हैं। तो अगर उसी तरह से ऐसी घटनाओं पर, क्योंकि चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे धर्म के नाम पर या गाय के नाम पर, क्योंकि हम लोगों ने तो यही पढ़ा है सावरकर को लेकर के भी कि सावरकर गाय को लेकर के कोई भावुक नहीं होते थे, उसको एक पशु ही मानते थे। आप चूँकि हमारे यहाँ परंपरा में है, रामायण में, महाभारत में है कि भाई इस कामधेनु से लेकर के तमाम कहानियाँ हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर के मानते हैं, मानिए। लेकिन सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ जनता ही नहीं है, जनता की तरफ से विपक्ष भी है, तो इसलिए विपक्ष को भी जनता की तुलना में ज़्यादा आक्रामक तरीके से आगे आना चाहिए। नहीं, बात ये कुल मिला के ये आ जाती है कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात है, कि सेकुलर वैल्यूज़ को बढ़ाने की बात है, उसे एक तरह से पिछले कई सालों में पोलराइजेशन जिस तरह से बढ़ा है, सेकुलरिज्म को धर्मनिरपेक्षता को एक गाली के तौर पे यूज़ किया जाने लगा है, जो कि बहुत खतरनाक है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि राजनीति के मामले में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है, धर्म एक निजी विषय है। बात इतनी सी है कि भाई राजनीति में धर्म का क्या काम, धर्म एक बहुत व्यक्तिगत मामला है। सुभाष चंद्र बोस या नेहरू या गांधी जी मोटे मोटे तौर पे वो लोग इसी ख्यालात के थे कि जो राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। खासकर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तो बहुत क्लियर थे, गांधी जी का थोड़ा सा झुकाव था वो, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं पिछले 80 के दशक से जिस तरह से धर्म की बात अगर करेंगे कि था, तो आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, चर्चा हम लोग करें उस धर्म को लेकर के नहीं था। नहीं तो होता तो गांधी की हत्या नहीं होती। सही बात। तो लेकिन हम देखते हैं 80 के दशक के बाद से धर्म की राजनीति जिस तरह से इतनी मतलब चरम पर पहुंच रही है, वो शाहबानो प्रकरण से लेकर के और बाबरी मस्जिद ढहाने को लेकर के, और उसके बाद से लगातार पोलराइजेशन को लेकर के, और एक बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी के लिए। हालांकि राम मंदिर का मुद्दा इस बार नहीं चला, अयोध्या की सीट वो हार गए, इससे कहीं ना कहीं जो मयंक सर कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को थोड़ा झटका लगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच भी नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करता। योगी जी के मामले में बहुत मुझे नहीं लगता कि योगी जी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में कुछ चेंज आने जा रहा है। वो अभी भी उसी तरह से, उसी आक्रामक तरीके से ही उनकी पॉलिटिक्स है। अब बीजेपी में भी आप देखिएगा, जैसे एक ज़माने में जब अडवाणी जी जाकर के जिन्ना की मज़ार पे उन्होंने गए थे, वो तो उसका किस तरह से उनको झेलना पड़ा। कल को अगर मोदी जी बहुत ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश किए तो फिर
वो सब चीज़ें भी सामने आएंगी दोबारा से, जो प्रकरण एक इतिहास में हो चुका है। तो जैसा आप लोगों ने कहा, मुझे एक बात इसमें ये एंड करने के लिए कि जब बुलडोज़र का मामला 2 साल पहले आया तो काफ़ी सेलिब्रेट किया गया, लेकिन जब पिछले साल लखनऊ में कुछ हिंदू लोगों के घर को तोड़ना जाना था तो काफ़ी विरोध हुआ कि हिंदू घर क्यों तोड़ा जा रहा है, तो बहुत समय से बस्ती यही है। नहीं अश्विन, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जब सरकार थी तब भी वो बुलडोजर चला, और अशोक गहलोत की सरकार ने भी बुलडोजर चलाया। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जो कुछ शुरू किया था उसको गैर बीजेपी सरकारों ने भी लिया। उनको ये करना चाहिए था कि ये हमारा काम नहीं है, ये कानून का काम है। कानून जो भी अदालतें जो फैसला सुनाएंगी, जो सजा देंगी वो सजा हम देंगे, हम किसी का घर नहीं गिराएंगे। लेकिन वो भी उस तरह से गिराने में लगे क्योंकि सबको लगता है कि इसमें बिना किसी हर फिटकिरी के जो है आपको चोखा मिल जाता है। तो उसी तरीके से जब बुलडोज़र में हिंदू आया तो बुलडोज़र पर रोक लगी। वही गौतम में जब तो मुसलमान थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब हिंदू आया तब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर भी लगाम लगेगी और सरकार दिखाएगी कि सरकार ही प्रदेश को चलाती है और कानून व्यवस्था उसके अंतर्गत आती है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।